हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मजदूरी को प्रभावित करने वाले घटक कि रियल में इनसाइड द कंट्री ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटलीस्ट वेजेस को अफेक्टेड करते हैं, मजदूरी को प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मजदूरी है, पर एक ही जगह पर अलग अलग उद्योगों में अलग अलग मजदूरी है और एक ही जगह एक ही प्रकार के उद्योग में भी मजदूरी अलग अलग है। उसके बाद मेल और फीमेल की जो वेजेस है एटलीस्ट उसमें भी डिफरेंशिएशन है। देन व्हाट आर द मेन कॉजेस विच अफेक्टेड द रेट ऑफ वेजेस, कि रियल में मजदूरी को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व है, जिन तत्वों के बिहाफ पे किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग वर्क या प्रोफेशंस में जो है वो वेजेस और सैलरी का डिटर्मिनेशन होता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल है व्यवसाय की प्रकृति, इट मीन्स नेचर ऑफ बिजनेस। मेन जो पावरफुल फैक्टर है वो है नेचर ऑफ बिजनेस, कि एटलीस्ट किस प्रकार के बिजनेस में आप अपना फिजिकल वर्क कर रहे हो या मेंटल वर्क कर रहे हो। फॉर सपोज कीजिए कि अगर आप किसी इंटरेस्टेड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जो आपका फेवरेट है, रुचिकर है, इंटरेस्टेड है, आप उस फील्ड में काम कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, जो मतलब आसानी से बहुत सारे लोगों के द्वारा पसंद की जाती है जो इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल जैसे टीचिंग ऑक्यूपेशंस है, प्राइवेट सेक्टर में आप देखो सब कुछ टीचर बनना पसंद है, तो टीचिंग के ऑक्यूपेशन में क्या है, सप्लाई बहुत एक्सेस में हो जाती है, और जब सप्लाई एक्सेस में हो जाती है तो फिर क्या होगा, वहाँ वेजेज रेट का पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन जो होगा या आपका जो रिवार्ड है वो डिटर्मिनेट होगा, वो लोअर डिटर्मिनेट होगा। वो लोअर क्यों डिटर्मिनेट होगा, बिकॉज हेयर द सप्लाई इज एक्सेस। इंटरेस्टेड ऑक्यूपेशंस है, सभी लोग वहाँ जाना चाहते हैं, तो वहाँ सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब वहाँ सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो फिर वहाँ वेजेस का डिटर्मिनेशन जो होगा वो लोअर होगा। अब सपोज कीजिए अदर्स फील्ड है आपकी, वो ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद नहीं की जाती, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड फील्ड भी वो नहीं है कि लोग उनको ज़्यादा पसंद करें, वो फील्ड भी नहीं है, मजबूरी वश कभी कभार वहाँ लोग काम करने के लिए हो जाते हैं, इट मीन्स वहाँ सप्लाई नहीं है। अब जब वहाँ सप्लाई नहीं है, आप उस फील्ड में एंटर कर रहे हो, इट मीन्स वहाँ वेजेस का डिटर्मिनेशन जो होगा वो हाई होगा, बिकॉज वाई, बिकॉज देयर इज नो सप्लाई। किसी भी प्रकार का फिजिकल और मेंटल वर्क करने के लिए वहाँ आपको लेबर फोर्स मिल ही नहीं रही है, या आपको वर्क करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। तो अरुचिकर अगर फील्ड है तो सप्लाई नहीं होने की वजह से वेजेस का डिटर्मिनेशन जो होगा वो हाई होगा। उसके बाद सेकंड होता है व्यवसाय में जोखिम, कि एटलीस्ट रिस्क का लेवल क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ रिस्क, कितनी अवेबिलिटी है जोखिम की। अब अलग अलग व्यवसाय में जोखिम का लेवल अलग होता है, कहीं जोखिम ज़्यादा होती है तो कहीं जोखिम कम होती है। इन सम पर्टिकुलर वर्क या सम इंडस्ट्री और वहाँ पर जो है रिस्क का लेवल हाई होगा और कहीं रिस्क का लेवल बहुत लोअर होगा। देन फॉर एग्जांपल जैसे रखो डिफेंस का है, जहाँ सैनिक है, आप हवाई जहाज की बात ले लो, उसका चालक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कर रहा है, तो वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो रिस्क अवेलेबल होने की वजह से वहाँ वेजेस या रिवार्ड जो दिया जाएगा वो हाई दिया जाएगा, क्योंकि उन सेंटर में एंटर करना आपकी ज़िंदगी के लिए जोखिम भरा होता है। एक क्षण में भी आपकी लाइफ के साथ कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क ज़्यादा होने की वजह से वहाँ आपको वेजेस रेट हाई होगी। तभी आप देखते हो इलेक्ट्रिशियन आता है, थोड़ा सा वायर के हाथ लगाता है, अटैच करता है, 200 रुपीज़ लेके चला जाता है। वाई, बिकॉज द वर्क इज जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की था, उसमें रिस्क की अवेबिलिटी या रिस्क का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था, इसी वजह से वहाँ पर होता है। अब जहाँ बिल्कुल रिस्क नहीं है, ठीक है, आप गए और आ गए, पर्टिकुलर टास्क किया, काम किया, तो जब आपने कोई जोखिम ही नहीं ली ज़िंदगी में, तो आपको जो वेजेस या आपको जो पारिश्रमिक मिलेगा एटलीस्ट वो बहुत कम मिलेगा। देन अनदर थर्ड फैक्टर आता है कार्य का स्थायित्व व नियमितता, स्टेबिलिटी ऑफ वर्क और रेगुलरिटी। एटलीस्ट आपको क्या रेगुलर हो रहा है या एक टाइम इंटरवल के बाद आपको जॉब मिलता है, आपके जॉब में स्टेबिलिटी है, फ्लक्चुएशन है, टेम्परेरी हो, एडॉप बेस पे हो, परमानेंट पे हो, देन द वेजेस इज डिटर्मिनेट अपॉन द नेचर ऑफ योर वर्क। आपका काम किस प्रकार के लिए आपको नियुक्त किया गया है उस पर होता है। अब सपोज कीजिए आपको रेगुलर बेसिस पर किया जाता है कि 360 डेज आपको वर्क करना है, कंटिन्यूटी है आपके जॉब में, देन वेजेस का जो लेवल होगा वो लोअर होगा। व्हाई, बिकॉज देयर इज स्टेबिलिटी इन योर वर्क, आपके काम में स्थिरता है, आपको कंटिन्यूस काम वहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, इसलिए आपके पारिश्रमिक का निर्धारण कम किया गया है। अब सपोज कीजिए
कि अगर आपको रेगुलरिटी नहीं है, टाइम कभी आता है कभी काम नहीं मिलता है, देन वेजेस इज हाई, तब आपका पारिश्रमिक बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आपको काम बहुत कम समय के लिए मिला गया है। अब देखिए, एक कपड़ा मिल है और एक चीनी मिल है। कपड़ा मिल के मजदूर को पारिश्रमिक कम मिलता है, जबकि चीनी मिल के मजदूर को पारिश्रमिक ज़्यादा मिलता है। बिकॉज इन cloth mills there is certainty and continuity of job, but in sugar mill there is uncertainty and uncontinuous job, seasonal job है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको काम मिलता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब इंडस्ट्री बंद होती है आपको वहाँ आपको जॉब अवेलेबल नहीं होता। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कार्य का स्थायित्व जो है एटलीस्ट वो भी वेजेस को प्रभावित करता है। जहाँ अनस्टेबिलिटी हो वहाँ हाई होगा, जहाँ स्टेबिलिटी हो वहाँ वेजेस लोअर होगी। उसके बाद है अतिरिक्त सुविधा व आय की संभावना, कि रियल में आपको आपकी वेजेस के अतिरिक्त और कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है उस पर्टिकुलर जॉब में, आपको किस किस स्टाइल की फैसिलिटी को अवेलेबल कराया जा रहा है, एटलीस्ट आपकी वेजेस उस पर भी डिटरमिनेट करती है। जैसे बहुत से देते हैं, कुछ हाउस रेंट अलाउंस देता है, कोई मेडिकल देता है, पीएल्स मतलब हाउस रेंट अलाउंस है, आपको मेडिकल फैसिलिटी है, वेलफेयर स्कीम्स है, बच्चों की एजुकेशन के लिए जो है वो और फैसिलिटी दी जाती है। तो अलग अलग प्रकार की आपको फैसिलिटी दी जाती है, जैसे मुफ्त मकान, शिक्षा और चिकित्सा। अगर आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है देन वेजेस लो डिटरमिनेट हो सकती है कि आपको कम पारिश्रमिक दिया जाएगा। और जब ये सारी चीजें आपको और जब आपको ये सब कुछ नहीं दिया जाता है, ओनली एक सिंपल सी वेजेस दी जाती है, तो उस कंडीशन में आपका पारिश्रमिक थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अतिरिक्त अगर सुविधाएं दे रहे हैं तो वो वेतन कम कर देगा, और जहां आपको अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी जाती वहां आपको सैलरी या वेजेस ज़्यादा दी जा सकती है। उसके बाद है कार्य सीखने में समय व खर्च। एटलीस्ट हम किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करते हैं तो उससे पहले ट्रेनिंग लेते हैं। सपोज कीजिए जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रही, मेरे को भी पहले डिग्रीज लेनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, माइंड सेट करना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है, और मुझे भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है टीचिंग की, तब जाके मैं इस ऑक्यूपेशंस में आ सकती हूँ। उसी स्टाइल से जैसे एक मजदूर लकड़ी का काम करता है उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आप इंजीनियर बनते हो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, डॉक्टर बनते हो बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। देन your reward is depend upon your training and expenditure also, कि रियल में आपने ट्रेनिंग लेने में कितना खर्च किया है उस पर भी आपका पारिश्रमिक निर्भर करेगा, और आपने ट्रेनिंग लेने में कितना समय लगा। तभी आप देखिए डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ट्रेंड होने में, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो उनकी फीस आपके बिना हाथ लगाए 500 रुपीज़ 200 रुपीज़ आपको रखना पड़ता है। एक मजदूर बेचारा कहीं से ट्रेंड होके नहीं आता है, सिर्फ वो देख देख के तगारी उठाना सीख लेता है, वो पूरे दिन भर में भी 300 रुपीज़ नहीं कमा पाता है क्योंकि उसने कहीं से कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। देन ओवर रिवार्ड एंड ओवर वेजेस, देखिए यहाँ आपकी मतलब बुक्स में जो एग्जांपल्स दिए हो ना उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सबको मजदूरी ही मिल रही है, नो सैलरी नो रिवॉर्ड। रिवॉर्ड शब्द का यूज ज़्यादा कहीं नहीं हुआ है, जबकि होना चाहिए था रिवॉर्ड शब्द का यूज। मजदूरी क्या होती है, सैलरी क्या होती है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम सब जानते हैं। तो एटलीस्ट आपने जितना ज़्यादा खर्च किया है, ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण लिया है, टाइम दिया है अपने काम को, तो आपका वेजेस हाई होगी। और अगर आपने किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं दिया, कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, कुछ खर्च ही नहीं किया, सीधा ही शुरू कर दिया, प्रैक्टिस कर दी और धीरे धीरे आप ट्रेंड हो गए, तो इट मे बी पॉसिबल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पीरियड आपको रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, इनिशियल स्टेज पे आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल सकता है। उसके बाद आता है कार्य का दायित्व व विश्वसनीयता। एटलीस्ट आपके काम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, आप कौन सा काम कर रहे हो, उसमें विश्वसनीयता है या नहीं है। एटलीस्ट आपका रिवॉर्ड, आपकी वेजेस उस पर भी डिपेंड करती है। सपोज कुछ पर्टिकुलर टास्क ऐसा होता है जहाँ जो विश्वास पे चलता है, सपोज एक कैशियर का वर्क है, एक मुनीम का वर्क है, एक अकाउंटेंट का काम है, तो ये सब विश्वास पे चलते हैं। हालांकि डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर सभी का काम विश्वास पे ही चलता है, बट वहाँ फेथ के साथ साथ मनी भी मैटर कर रही है कि आपके हाथ में पूरी फर्म का कैश है, बैंक में पूरा आपके पास में है,
तो कुछ पर्टिकुलर टास्क ऐसे होते हैं कि फील्ड ऐसी होती है जहाँ पर विश्वास होना ज़रूरी है, और विश्वास पे ही आपकी सैलरी, आपका रिवॉर्ड डिपेंड है कि नहीं बहुत ऑनेस्ट इंसान है, लाखों करोड़ों का डेली में लेन देन होता है पर एक पैसा भी इधर से उधर नहीं होता, तो इसको जो मैं पे कर रहा हूँ एटलीस्ट मेरा नहीं दुखता। क्योंकि अगर किसी ने फ्रॉड किया होता तो 5 महीने की सैलरी तो वैसे ही फ्रॉड में ही निकाल लेता। तो ऐसे काम विश्वसनीयता के होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा वैसे ही होता है। और जहाँ विश्वसनीयता की जरूरत नहीं, रोज तगारी उठाओ, रोज पटक दो, या पत्थर पड़े इनको उठा के यहाँ से वहाँ ऊपर ले जाना है, उसमें विश्वसनीयता की जरूरत नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको बहुत कम पे करते हैं। जैसे रात को चौकीदार रखते हैं, सब लोग 300-300 रुपए देते हैं एक राउंड काटने के। क्यों? क्योंकि उसका काम विश्वसनीयता वाला है, रिस्क फैक्टर वाला है, इसलिए देते हैं। एक औरत महीने भर काम करती है, झाड़ू पोछे बर्तन करती है, तो हम उसको 500 रुपीज़ पे करते हैं, क्योंकि वो केवल बर्तन साफ कर करके चली जाती है। हालांकि उसमें भी विश्वसनीयता ज़रूरी है, बट उसके बावजूद भी उसका काम कम माना जाता है। अब है कार्य की अवधि, कि रियल में उसका टाइम पीरियड क्या है आपके वर्क का, उसका मतलब हाउ लॉन्ग यू डू द वर्क एट ऑन द फील्ड लेवल, या एट द फैक्ट्री, या इनसाइड द फैक्ट्री, या इनसाइड योर वर्क प्लेस, आप कितने टाइम आवर स्पेंड करते हो, एटलीस्ट उस पर भी आपकी वेजेस डिपेंड करती है। सपोज कीजिए आपका वर्किंग टाइम कम है, आपको आराम के घंटे मिल रहे हैं, रेस्ट मिल रहा है आपको, तो आपकी वेजेस लोअर होगी। आपको पूरी छुट्टियां मतलब सब कुछ बराबर प्रॉपर मिल रहा है, तो आपकी वेजेस कम होगी। और अगर आपके काम का कोई लिमिट नहीं, कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं, कभी भी आपको काम करना पड़ता है या करते हो आप पूरे टाइम काम, नो वेकेशन नो रेस्ट, देन वेजेस इज हाई। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर और सैनिक का ले लीजिए, उसकी सैलरी और एक टीचर की सैलरी में 2 या 2.5 गुना का अंतर होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके जॉब का कोई लिमिटेशंस नहीं है, कंटिन्यूस काम करता है, उसको कोई हॉलीडे नहीं मिलता, कोई रेस्ट नहीं है एक सैनिक के लिए। जबकि टीचर छुट्टियां हैं, रेस्ट है, आराम है, टाइम भी फिक्स है, तो एटलीस्ट उसकी सैलरी या उसकी वेजेस बहुत कम होती है। तो हम एक अध्यापक में और एक सैनिक में इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ वेजेस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो उनके वर्किंग आवर को लेकर के होगा। लो वर्किंग आवर या लिमिटेड वर्किंग आवर, देन वेजेस इज लोअर, एंड अनलिमिटेड वर्किंग आवर, देन वेजेस इज हाई। उसके बाद है सामाजिक प्रतिष्ठा व भावी सफलता की आशा, कि एटलीस्ट आपका जो जॉब है वो रेपुटेड है, आप अपनी प्रेस्टीज को भी देख रहे हो आप, और आपको लग रहा है कि यहाँ काम कर करके मैं फ्यूचर में कुछ सक्सेस को गेन कर सकती हूँ, देन यू आर रेडी टू डू वर्क ऑन लोअर बेसिस। आपको लग रहा है कि मुझे रेपुटेड पोस्ट मिली है, कोई बात नहीं, मैनेजर तो कहलाता हूँ, 20,000 रुपये दे रहे हैं तो क्या हो गया, और एक आपको 20,000 रुपये चौकीदार के दे रहे हैं, तो आप कहते नहीं यार, लोगों को कहूँगा वॉचमैन है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं मैनेजर हूँ। तो आप क्या करते हो, पद प्रतिष्ठा, और यहाँ मैनेजर हूँ तो कुछ सीखूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, बट चौकीदार में मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा, केवल गलियों में घूम पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, वॉचमैन का जॉब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और मैनेजर का, जबकि देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन वेजेस, बट उसके बावजूद भी क्या प्रेस्टीज है। तो आप मैनेजर जैसा हाई काम भी एक वॉचमैन की सैलरी में करने को तैयार हो, देन अगर काम रेपुटेड है, आपकी प्रेस्टीज को लेकर के है, प्रेस्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और आपको लग रहा है आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इस स्टाइल की है कि यहाँ सक्सेस हो सकती है, तो हम लोअर बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। और जहाँ प्रतिष्ठा का चिन्ह नहीं होता है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप हायर सैलरी भी ले सकते हो। उसके बाद है उसके बाद है श्रम संगठन की लेबर यूनियन कितनी बनी हुई है, उस पर भी आपकी वेजेस डिपेंड करेगी कि किसी भी पर्टिकुलर फर्म में अगर लेबर यूनियन है और वो वेजेस के लिए कंटिन्यूस वेजेस को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स लगा रही है कि नहीं वेजेस हाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो ऑनर जो है उनको पे करने से पहले 4 बार सोचेगा कि यार यहाँ तो लेबर यूनियन है, कभी भी झगड़ा हो सकता है, तो वो आपको जो एवरेज फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड, एटलीस्ट उससे लोअर कभी पे नहीं कर सकता। तो यूनियन पे भी डिपेंड करती है वेजेस। जिन फैक्ट्रीज में, जिन वर्किंग प्लेस पर यूनियन है, टीचर एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन, ड्राइवर एसोसिएशन, तो ऐसे यूनियन है तो आपको कोई भी कम वेजेस नहीं देगा। पर जिस फील्ड में यूनियन नहीं है
तो वहाँ पर आपका शोषण होगा और वहाँ पर आपको मजदूरी कम मिलेगी। देन लेबर यूनियन इज ऑल्सो अफेक्टेड द लेवल ऑफ वेजेस स्ट्रॉन्ग पावरफुल अप्रोचेबल, तो आपकी वेजेस अच्छी होगी और लोअर और कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, नथिंग एल्स, तो आपकी वेजेस कम होगी अगर ऐसा श्रम संगठन है तो। उसके बाद है श्रम गतिशीलता का अभाव, लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर, कि लेबर फोर्स में गतिशीलता नहीं है। सपोज कीजिए मैं यहाँ एक छोटी सी जगह है, मैं यहाँ से मोबिलाइज्ड ही नहीं हो पा रही हूँ, किसी बिग सिटी बिग सेंटर ट्रेन में जा कर के मैं एजुकेशन नहीं दे पा रही हूँ, कुछ सरकमटेंस ऐसी है मेरी कि मैं उन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर ही नहीं निकल पाती हूँ, तो मैं अपने आप को मोबिलाइज्ड नहीं कर पा रही हूँ। देन देयर इज वर्क ऑन लोअर वेजेस, लोअर सैलरी पे मुझे काम करना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि श्रम की गतिशीलता है, मैं यहाँ से इजी गोइंग मेट्रो सिटी कैपिटल्स और अलग जगह मोबिलाइज्ड हो सकती हूँ, वहाँ जाकर के काम कर सकती हूँ। तो क्या होगा, अगर मुझे गतिशील होना है तो यहाँ वाले लोग सोचेंगे कि यार ये तो कभी भी जा सकती है, तो इसको जब तक अपन ज़्यादा वेजेस नहीं देंगे तब तक यहाँ ये नहीं रुकेगी। और मेरे पास भी दरवाजे खुले होते हैं तो मैं भी ज़्यादा की डिमांड कर सकती हूँ कि नहीं आप मुझे एक्सेस में पे करिए। पर अगर मुझे मालूम है कि सोशल बाउंडेशन की वजह से मैं ये जगह छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती हूँ, तो मेरे को लोअर वेजेस मिलेगी। तो श्रम की गतिशीलता भी एक फैक्टर होती है जो उसकी वेजेस को डिटरमिनेट करती है। अगर आप इजीली मोबिलाइज्ड हो जाते हो तो आपको हायर वेजेस मिलेगी, और आप सरकमटेंस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कस्टम्स लैंग्वेज बाउंडेशंस और उसी में फंसे हुए रहते हो तो आपको वेजेस कम मिलेगी। उसके बाद है व्यवसाय में योग्यता व कुशलता, कि रियल में आप जिस बिजनेस में ऑक्यूपाइज हो जहाँ आप काम कर रहे हो, एटलीस्ट वहाँ पर कितनी कैपेबिलिटी चाहिए, कितनी एफिशिएंसी चाहिए, एटलीस्ट वेजेस इज आल्सो डिपेंड अपॉन योर एफिशिएंसी लेवल, योर कैपेबिलिटी लेवल, योर एजुकेशनल लेवल। अगर हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल कि एक कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको पीएचडी एमफिल रिसर्च फील्ड इनकी नॉलेज होना जरूरी है, तो आपको हाई पे करने को मिलेगा। और एक प्राइवेट स्कूल में केवल बीए बीकॉम बीएससी कोई भी पढ़ा सकता है, तो वहाँ आपको सैलरी लोअर मिलेगी। तो यहाँ पर है कि आपकी योग्यता की रिक्वायरमेंट कितनी है और आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, एटलीस्ट वेजेस उस पर भी डिपेंड करती है। अगर उस काम के लिए हाई क्वालिफाइड पर्सन ही ज़रूरी है तो वेजेस हाई होगी, और अगर लोअर क्वालिफाई उसको काम कर सकता है तो वहाँ वेजेस कम होगी। अगर हायर एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है तो वेजेस ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और कोई लोअर नॉर्मल सा पर्सन उस काम को कर सकता है तो सैलरी वेजेस जो होगी वो लोअर कैटेगरी की होगी। देन अगेन द्रव्य की क्रय शक्ति, वेजेस इज आल्सो डिपेंड अपॉन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जहाँ पर हर परचेजिंग पावर जो मनी का है वो लोअर है, अब बहुत ज़्यादा पैसों में बहुत कम सामान कर पाते हो, देन वेजेस का रेशियो होगा वो हाई होगा, वहाँ वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ मनी की वैल्यू बहुत कम है। सॉरी वहाँ मनी की वैल्यू मनी की वैल्यू बहुत कम है, वहाँ प्राइस लेवल हाई है, इस वजह से द्रव्य की जो क्रय शक्ति है वो बहुत कम है। तो ऐसे में अगर आपने उसको कम पैसा दिया तो वो कुछ भी नहीं खरीद पाएगा। और जहाँ पर द्रव्य की क्रय शक्ति ज़्यादा होती है, जहाँ सस्ती चीज़ें मिलती है, जहाँ आसानी से बहुत कम वेतन में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है, बहुत अच्छा गुजारा कर सकते हो, तो वहाँ वेजेस का लेवल लोअर होगा। सपोज कीजिए एक आदमी यहाँ एक गांव में मजदूरी कर रहा है और एक दिल्ली में जाकर के मजदूरी कर रहा है, देन देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन जॉब सेम टाइप का वही तगारी उठाने का माथे पर, बट वेजेस में डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। वाई? बिकॉज द परचेजिंग पावर in a village is too much high and the purchasing power of money in metro city is too much lower। वहाँ पर मनी की क्रय शक्ति कम हो गई है क्योंकि वहाँ महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट हाई है, यहाँ अभी सस्ता लग रहा है लोगों को, इस वजह से यहाँ कम होगा। उसके बाद है आश्रितों की संख्या, अब एटलीस्ट आपके फैमिली में आश्रित कितने हैं, आप पर डिपेंडेंस लोग कितने हैं, एटलीस्ट आपकी वेजेस उस पर भी डिपेंड करेगी। जैसे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है, मेरे एक ही बच्चा है तो ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, उसी का तो पेट भरना है, तो मुझे जहाँ कहीं भी कम वेतन मिलेगा, कम मजदूरी मिलेगी, मैं काम कर लूँगी। बट सपोज कीजिए मेरी फैमिली में 5 मेम्बर्स है और मैं इससे ही इनका पेट नहीं भर सकती हूँ, तो मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि नहीं कुछ अच्छा ढूंढूं तो इनको पाल सकूँ, फिर कुछ और अच्छा ढूंढूं तो इनको पाल सकूँ। तो काम मेरा वही का वही है पढ़ाने का, बट मैंने एफर्ट्स लगा करके, क्योंकि मेरे पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लोगों की है, इसलिए अब मेरी वेजेस ज़्यादा हो गई क्योंकि मुझे 5 लोगों का पेट भरना है, काम वही पढ़ाने का पढ़ाना करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, उन 5 का पेट भरने के लिए
ज़्यादा ऊंचे से ऊंचा मॉनेटरी बिजनेस जो भी है उसका जॉब ढूंढती हूँ। जब एक ही की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी तो मेरी रिक्वायरमेंट कम थी, तो मुझे लोअर सैलरी पे भी जहाँ काम मिल रहा था मैं वहाँ काम करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो वेजेस इज डिपेंड अपॉन हमारे पर डिपेंडेंट लोग कितने हैं उस पर भी, कभी कभी इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है कार्य की दशाएं, वर्किंग कंडीशंस, कि हम जहाँ काम कर रहे हैं एटलीस्ट वहाँ की कंडीशंस कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, बेस्ट एनवायरनमेंट है, बेस्ट फैसिलिटी है, अकॉर्डिंग टू जो हमारा जॉब है उसके रिक्वायरमेंट सब कुछ अवेलेबल है, तो वेजेस लोअर भी हो सकती है, तो हम काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट वर्किंग कंडीशन आर नॉट बेटर, एनवायरनमेंट इज नॉट बेटर, फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल देयर, तो फिर हम ज़्यादा मजदूरी लेकर के काम करेंगे, क्योंकि वहाँ काम करने के लिए जाएंगे ही कम लोग, तो उनको हाई पे करना पड़ेगा। और वर्किंग कंडीशन अच्छी है तो कोई भी काम करने के लिए कम पैसे में भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद है कि अब ये तो था कि अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग मजदूरी, अब है एक ही व्यवसाय में मजदूरी अलग अलग होने के कारण, कि कभी कभी हम एक ही टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, एक ही तरीके का पर्टिकुलर टास्क करते हैं, बट हमारी वेजेस में डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। तो ऐसे कौन कौन से कारण है कि आप एक ही प्रकार का काम कर रहे हो फिर भी दो लोगों की मजदूरी में भिन्नता है। उसमें सबसे पहला है कुशलता में अंतर। इट में बी पॉसिबल कि आपकी एफिशिएंसी अलग अलग हो। आप में से मैं भी ईंटों के भट्टे पे काम करती हूँ, वो भी ईंटों के भट्टे पे काम करती है, मैं भी तगारी उठाती हूँ, वो भी तगारी उठाती है, काम सेम है, बट मेरी एफिशिएंसी ये है कि मैं 1 मिनट में या 5 मिनट में एक तगारी उठा लेती हूँ और वो 10 मिनट में एक तगारी उठाती है। इट मीन्स मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है, मैं ज़्यादा कुशलता से काम कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा कुशलता से काम कर रही हूँ तो मैं फटाफट काम कर देती हूँ, इसलिए मेरी वेजेस ज़्यादा है। और लोगों को मालूम है कि वो बहुत धीरे धीरे काम करती है, उसकी एफिशिएंसी कुशलता कम है, तो उसको मजदूरी जो मिलेगी वो कम मिलेगी। उसके बाद है सेवा का आधार। इट मीन्स ये है कि हमारे में कितना सर्विस करने का कितना जुनून होता है, एटलीस्ट बेस्ड क्या है हमारा। कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ आपकी सेवा को भी, आपकी इंटरनल फीलिंग्स को भी देखा जाता है, तो जहाँ सेवा के आधार से काम किया जाता है वहाँ सैलरी ज़्यादा होती है, और जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करके पटक देता है वहाँ वेजेस कम होती है। इसलिए मन लगा करके जो काम करता है उसको हमेशा हम अच्छा पुरस्कार देते हैं कि नहीं, ये केवल बर्तन ही मांज के नहीं जाती है, बर्तनों को पूछ के जमा के और ठिकाने भी रख के जाती है। इट मीन्स इसको ज़्यादा दो, और वो चली गई करा साफ और नहीं करा ठीक है, उसको मतलब ही नहीं है, तो फिर उसको कम वेजेस दो। ये क्राइटेरिया हमारे माइंड में सेट हो जाता है, तो ये भी हमारी वेजेस को अफेक्टेड करता है। उसके बाद है मजदूरी के संबंध में अज्ञानता। कभी कभी कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि एटलीस्ट वेजेस क्या मिलेगी, इग्नोरेंस होती है। हम कह देते इतने में काम करने आ जाना, दे दिए 500 रुपये, वो काम करके चला गया, क्योंकि उसको बेसिक नॉलेज नहीं है कि रियल में वेजेस का लेवल क्या चल रहा है और इस काम का पर्टिकुलर मुझे क्या मिल सकता है और दूसरी जगह इसके क्या रेट चल रहे हैं। तो जब तक हमारे माइंड में इग्नोरेंस रहेगी, कोई हमारा एक्सप्लोटेशन करता रहेगा और हमें कम वेजेस पे ही काम करना पड़ेगा। तो जब मजदूरों में अज्ञानता होती है अपने काम के प्रति, अपने अधिकार के प्रति, अपने वेतन के प्रति जागरूकता का अभाव होता है, तो उन्हें कम मजदूरी देकर के काम पर आसानी से लगाया जाता है। जैसे हम देखते हैं चाइल्ड लेबर हमारी कंट्री में जो है, बच्चों से क्यों काम में लिया जाता है, वही काम एक बड़ा भी कर सकता है, बड़े को क्यों नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वो अपने अधिकारों के प्रति जानता नहीं, उसको पता नहीं कि मेरी सेवाओं का मूल्य क्या है। उसके बाद होते हैं स्थान विशेष पर मूल्यांतर में भिन्नता, तो वही आ गया आपके प्राइस लेवल में अगर डिफ्रेंशिएशन होगा तो वेजेस अलग अलग होगी। उसके बाद है सामूहिक सौदेबाजी। कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ लोग गुट बना करके खड़े हो जाते हैं कि हम में से जो भी काम करने के लिए जाएगा वो उतने ही पैसे लेगा, इतने से कम पर हम काम करने नहीं जाएंगे। जब ऐसी ग्रुपिंग हो जाती है, कार्टेल्स बन जाता है और एसोसिएशन हो जाता है, तो फिर मजदूरी ज़्यादा मिलेगी। और जहाँ सामूहिक सौदेबाजी नहीं होती है और डिस्क्रिमिनेशन होता है और आपके मन में भेद होता है, तो आप कम ज़्यादा कहीं भी काम कर लेते हो, तो ऐसी कंडीशन में वेजेस कम मिलेगी। तो ग्रुपिंग है, गुटबाजी है, स्ट्रांगनेस है, यूनियन है, तो कोई भी आपका एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकता और आपको कम मजदूरी पर काम पर नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर आप बिखर गए, अलग अलग हो गए, अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं रखी, तो हर व्यक्ति आपका एक्सप्लोटेशन करेगा और आपको कम से कम वेजेस पर ही काम करना पड़ेगा। देन दीज आर द फैक्टर विच आर अफेक्टेड द वेजेस। बट अब यहाँ मैं कुछ फीमेल की भी बात करना चाहती हूँ कि हम देखते हैं एक मेल भी वही काम कर रहा है और एक फीमेल भी वही काम कर रहा है, बट देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल को कुछ और वेजेस मिलता है और फीमेल को कुछ मिलता है। इनसाइड द कंट्री हमारे ऐसा होता है, कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि आपको ऐसी चीज़ें भी कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिलेगी देश में।
तो यहाँ है कि स्त्रियों को कम मजदूरी क्यों मिलती है, हमारे देश में स्त्रियों को मजदूरी कम क्यों मिलती है। तो उसका एक कारण आता है शारीरिक शक्ति कम मानना। ऐसा सोचा जाता है कि फीमेल में जो होता है वो थोड़ा सा फिजिकल, उसकी फीमेल की जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, इस वजह से फीमेल को मजदूरी कम दी जाती है। हमारी कंट्री में पर्टिकुलर ऐसा सोच है कि स्त्रियों को कम मजदूरी क्यों देते हैं, ऐसा सोचते हैं कि उनका शारीरिक जो लेवल है, शारीरिक शक्ति मानते हैं हम। अब देखो ये सारे पॉइंट्स, एक बुरी सोच, बुरे थॉट्स, कुछ भी मान लीजिए आप, मैं इन विचारों को पसंद नहीं करती हूँ, बट मैं टीचर हूँ इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे देश में कहीं भी चले जाइए आप बाहर, यही होता है कि फीमेल को बहुत कमज़ोर और बहुत मजबूर और बहुत लाचार समझा जाता है। उसको ये समझा जाता है कि ना तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ ना उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ। ये मैं किसी पर व्यंग नहीं बोल रही हूँ, हकीकत जो समाज की है उसको बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो रियल में लोग ऐसा समझते हैं कि एक औरत में शारीरिक शक्ति कम होती है, वो उतना काम नहीं कर पाती जितनी एफिशिएंसी से एक मेल उस काम को कर पाता है। तो इसलिए जब आप भी वही काम कर रहे हो मजदूरी का और एक औरत भी वही काम कर रही है मजदूरी का, तो आप आम तौर पर देखना औरत को मिलते हैं 500 रुपीज़ और उसी काम को एक अगर मेल करता तो उसको 700 रुपीज़ दिए जाते, क्योंकि उसमें बार्गेनिंग कैपेसिटी होती है, वो बोल सकता है और आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा काम करेगा, जबकि एक औरत उतना काम नहीं कर पाएगी, इस वजह से भी उसकी मजदूरी कम होती है। दूसरा कारण होता है कि व्यवसायों की सीमितता, हमारे देश में बहुत कम व्यवसायों की सीमितता, हमारी कंट्री में ऐसे बहुत कम बिजनेस है जहाँ फीमेल अच्छे से काम कर सके, बहुत लिमिटेड एरिया है। पर्टिकुलर कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ फीमेल जाती ही नहीं है। आप यहाँ पर भी जिस जगह मैं रह रही हूँ, मैं आपको बताना नहीं चाहती, एक बहुत बड़ी पावरफुल इंडस्ट्री है, बट देयर इज रेस्ट्रिक्शंस टू वर्क फीमेल, रेपुटेड है, इंडिया की रेपुटेड फर्म है, बट नहीं कराते हैं वो लोग, वहाँ पर फीमेल की एंट्री ही नहीं होती है। और बाकी ऐसे कोई एरिया नहीं है रिसेंट टाइम में, औरतें ट्रेन भी चला रही है, ट्रक भी चला रही है, टैक्सी भी चला रही है, पायलट भी है, आर्मी में भी, आप कहाँ देखो औरतें, कहाँ नहीं देखने को मिलेगी। तो ये पर हमारे यहाँ कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनको एक औरत टैकल नहीं करती है, कुछ एरिया है जहाँ लिमिटेड एरिया होते हैं वहाँ एक फीमेल नहीं जा सकती है। तो बस वही वजह है कि जब लिमिटेशंस है आपके लिए कि आपको इन्हीं एरिया में अपनी सप्लाई देनी है, तो वहाँ जो कुछ मिलता है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस वजह से हमारी वेजेस थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद है काम में स्थायित्व का अभाव, ऐसा माना जाता है कि फीमेल जो है काम में स्थायित्व का अभाव, कि हमारे वर्क में जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा, रेगुलेटरी नहीं रहेगी, कुछ हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती है जब हमें लीव लेनी ही पड़ती है ऐसी कंडीशंस जहाँ गवर्नमेंट भी लीव देती है और हम भी लीव लेते हैं, तो हमारे वर्क में थोड़ी सी रेगुलेटरी नहीं रह सकती किसी मजबूरी की वजह से। इसी वजह से फीमेल का एक्सप्लोटेशन होता है कि उसके काम में स्थायित्व नहीं होगा, उसके घर में कोई काम हुआ वो घर में रुक जाएगी, घर का काम करेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी करेगी, छुट्टी ले लेगी। बट मेल कम छुट्टियाँ लेते हैं, कम रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, उनकी कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम ही नहीं होती कि जब उनको इनसाइड द होम लीव लेकर के रहना पड़ेगा, पर फीमेल की प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें रहना पड़ता है छुट्टी लेकर के। तो यही माना जाता है कि उसके काम में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, इस वजह से उसका एक्सप्लोटेशन होता है और उसको लोअर वेजेस जो है वो मिलती है। उसके बाद है संगठन का अभाव, कोई यूनियन नहीं है, आप देखिए फीमेल का कोई यूनियन ही नहीं है, महिला कर्मी का कोई भी यूनियन नहीं है, संगठन का अभाव, इनसाइड द कंट्री कोई यूनियन नहीं है, औरतों के अधिकारों के खिलाफ सब बोलते हैं, वो देखने को मिलेगा, नेता अभिनेता सब बोलते हैं, बट अभी तक इतना कोई यूनियन नहीं बना है। मजदूर जो औरत है उसका, जो ईंटों के भट्टे पे काम करती है, जो घरों में काम करती है, जो आपके कारखाने पे काम करती है, जो आपके मकान कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करती है, कोई यूनियन नहीं है महिलाओं के लिए अलग से जो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ सके। और जब यूनियन नहीं है तो उसकी सैलरी, उसकी वेजेस के लिए भी कोई आवाज नहीं उठाता है, इस वजह से भी उसको वेजेस कम मिलती है। उसके बाद है स्त्रियों की आय, पूरक आय, पूरक आय। अभी मैं मेरा ही एग्जांपल ले सकती हूँ कि मेरी आय जो है एक सप्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री जो भी आप बोलते हो वो पार्ट है, मुझे घर नहीं चलाना, मुझे खर्चा नहीं चलाना, मुझे केवल मात्र कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है, बस उसके लिए इनकम चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो सब जानते हैं कि मैडम को जितना दोगे उतने में मैडम काम
कर देंगे तो मैडम को एक्सप्लोटेशन होगा और उनको वेजेस कम मिलेंगे। और हम सब जानते हैं कि औरतों की आय कॉम्प्लीमेंट्री ही होती है। उन सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा इनकम है, ये तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और सेविंग हो जाती है, इनको घर खर्च नहीं चलाना, इस वजह से उसका एक्सप्लोटेशन होता है। जबकि अंदर कोई नहीं जानता कि घर कौन चला रहा है और किसके बल पे घर चल रहा है, ये लोग नहीं जानते हैं। पर एक सोच बन चुकी है समाज की कि औरतों की इनकम से क्या होता है, घर तो आदमी के कमाने से चलता है, इसका मतलब उसी को वेजेस ज़्यादा मिलनी चाहिए, औरतों को कम मिल रही है तो भी ठीक है, एक्स्ट्रा मनी मानी जाती है, ये सोच है, इस वजह से औरतों को कम वेतन मिलता है। उसके बाद है गतिशीलता का अभाव, औरत आसानी से एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह गतिशील नहीं हो सकती है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कुछ सामाजिक बंधन, कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं कि उसको वो वहीं पर जो मिल रहा है वही काम करते हुए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पाती है। तो ये एक ओपिनियन है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा होता है या नहीं होता है वो आपको सर्च करना है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है कि जो है आपके जो क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द मेन फैक्टर विच अफेक्टेड द लेवल ऑफ वेजेस, तो मैं आपको सिर्फ वही पढ़ा रही हूँ। ये मेरे कोई पर्सनल थॉट्स नहीं है, कोई मेरे पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बट जो है रियलिटी आपको आंसर में वही लिखना है जितना आप समझ सकते हो कि मजदूरी को कौन कौन से घटक प्रभावित कर सकते हैं। बाकी आपकी सोच की बात है, एक लड़का इसका आंसर अलग तरीके से देगा और एक लड़की इसका आंसर अलग तरीके से